नमस्कार, आप सभी का स्टडी इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर हमारा ये भौतिकी से संबंधित वीडियो जो यांत्रिकी में द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति से संबंधित जो हमारा आज ये दूसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कि जो हमारे ऊर्जा हैं उसको कौन से उपकरण हैं और कौन से उपकरण ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे और कुछ अध्ययन उससे संबंधित क्वेश्चन पर अध्ययन करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। उससे पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि यहाँ से जो वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण की ऊर्जा, कौन से उपकरण ऊर्जा को किस रूप में उसका परिवर्तित करता है, बदलता है। तो सबसे पहले देखें, यह है उपकरण आपका डायनमो, और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब आप जानते होंगे कि डायनमो का नाम आप लोग सुने होंगे। तो जो ये डायनमो है, आप ऐसे समझ लीजिए, आपको एक समझने का तरीका बताएंगे, क्योंकि उपकरण भी बहुत हैं और ऊर्जा का रूपांतरण भी बहुत अलग अलग तरह से होता है। तो ये आपको एक समझने का तरीका, अगर जो कुछ उपकरणों से समझ जाएंगे आप, तो चाहे जो भी उपकरण पूछा जाए आपके पास एक आइडिया हो जाएगा, तो आप बता ले जाएंगे कि कौन सा उपकरण किस ऊर्जा को मतलब किस रूप में परिवर्तित करता है। तो डायनमो, तो आप लोग डायनमो तो जानते हैं कि डायनमो सिंपल सी बात है कि डायनमो एक उपकरण है, यंत्र है। इस डायनमो को चलाने के लिए, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि जनरेटर के आगे आप समझिए कि एक डायनमो आपको लगा होता है, जो विद्युत को मतलब उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले आप जान जाएं कि इस जो डायनमो में ऊर्जा तभी उत्पन्न होगा जब इसको घुमाया जाएगा, और घुमाने के लिए इसमें जनरेटर या कोई किसी मशीन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो यंत्र एक मशीन चला तो ये यांत्रिक ऊर्जा हो गई, और जब डीजल या पेट्रोल जला, एक मशीन चला, तो उसके बदले क्या निकला? विद्युत निकला। तो इस प्रकार से ये डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में रूपांतरित कर दिया? विद्युत ऊर्जा में। मतलब यहाँ आपका मशीन चला, मतलब यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पे व्यय हुई, तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा कैसे कन्वर्ट हो गया आपका? विद्युत, उसके बदले आपको विद्युत निकला, जिसका आप उपयोग किए अलग कार्यों में, तो ये विद्युत ऊर्जा में। चलिए देखते हैं अब दूसरा, मोमबत्ती आप जानते हैं कि मोमबत्ती है क्या? ये समझ लीजिए एक प्रकार की रसायन से बनाई जाती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा हो गई। अब ये रासायनिक ऊर्जा है, मोमबत्ती को जब हम जला देंगे तो क्या निकलेगा? उससे प्रकाश निकलेगा, और उसमें से ऊष्मा मतलब गर्मी, तो उससे मोमबत्ती को जब जलाए तो रासायनिक ऊर्जा किस में रूपांतरित हो गया? प्रकाश एवं ऊष्मा में। अब हम देखते हैं ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट आप लोग जानते हैं कि ट्यूबलाइट को हम जब जलाएंगे तो इसमें कौन सा ऊर्जा व्यय होगा? विद्युत जाएगा, तो विद्युत ऊर्जा हो गया, और उसके बदले क्या मिला आपको? प्रकाश मिला। तो ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित किया। फिर देखते हैं विद्युत मोटर। अब आप लोग जानते हैं कि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत से चलेगा, तो सबसे पहले विद्युत ऊर्जा गया इसमें, विद्युत ऊर्जा इसमें व्यय होगा। तो विद्युत ऊर्जा किसमें निकला? आप जानते हैं कि विद्युत मोटर से हम पानी चला सकते हैं, हम बहुत सारे उपकरण चला सकते हैं, जैसे गेहूं पीसने की मशीन और बहुत सारी मशीनों को चला सकते हैं। तो जब विद्युत ऊर्जा लगा, मोटर चला, तो उसके बदले क्या हुआ? यांत्रिक ऊर्जा, मतलब हम यंत्र चलाए, बहुत सी मशीनों को चलाए, तो विद्युत ऊर्जा आपका किस में कन्वर्ट हो गया? यांत्रिक ऊर्जा में। फिर हम देखते हैं विद्युत बल्ब। जो आपका ये विद्युत बल्ब है, आप जानते हैं कि विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा जाएगा तो उसमें से प्रकाश निकलेगा और ऊष्मा, जबकि आपका ये ट्यूबलाइट जो होगा, ट्यूबलाइट से ऊष्मा नहीं निकलती है। जैसे एलईडी बल्ब को पूछ लिया जाए तो उसमें केवल आप बताएंगे कि इसमें विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, लेकिन जब बल्ब की बात होता है, जो ये 100 वाट बल्ब शीशे के बल्ब आते हैं, उसमें से विद्युत प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। तो इस प्रकार वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित करेगा। विद्युत सेल की बात करते हैं, तो विद्युत सेल जो है ये रासायनिक ऊर्जा होगा, क्योंकि सेल को रसायन से बनाया जाता है, और रासायनिक ऊर्जा किस में निकलेगा आपको? उससे विद्युत ऊर्जा, कोई आप बल्ब जला सकते हैं,
तो ये विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। सितार आप लोग जानते हैं कि ये बजाने का एक यंत्र है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा है, एक यंत्र है तो यांत्रिक ऊर्जा, और उसको बजाएंगे आप तो क्या निकलेगा, ध्वनि निकलेगा। तो इस प्रकार से सितार जो उपकरण है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको एक आइडिया मिल गया। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। तो आपको मालूम है कि इस प्रकार से अगर जो आइडिया आपके समझ में आ जाता है तो कोई भी उपकरण दे दिया जाएगा तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से ऊर्जा को किस ऊर्जा में ये रूपांतरित करता है। अब हम देखते हैं गति का जड़त्व, एक पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है परीक्षाओं में, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, कई बार पीसीएस में, आईएएस में और रेलवे के कई परीक्षाओं में भी देखा गया कि गति का जड़त्व जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो अब देखते हैं कि गति का जड़त्व होता क्या है। आपको बता दें कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। इसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। जो ये नियम है इसको जड़त्व का नियम। अब आप ऐसे समझ जाइए कि अगर जो कोई वस्तु है और वो गति में है तो उसका गति परिवर्तन या वो एक सरल रेखा में गति कर रहा हो वो तभी होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। बाह्य बल मतलब बाहरी कोई बल हम ना लगाएं, तब तक वह रुक नहीं सकता है या परिवर्तित नहीं हो सकता है। अब ऐसे आपको हम बताते हैं, इससे प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं कि अचानक गाड़ी के चलने से गाड़ी में बैठे सवारी पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? या ऐसे प्रश्न पूछेगा कि गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी में बैठे सवारी आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो इस प्रकार से गति का जड़त्व जो है इससे प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। अब बात ये होती है कि यदि बस में आप सफ़र कर रहे हैं, अब या अचानक ब्रेक लग गया तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि जब आप बस के संपर्क में, बस के साथ साथ आपका पूरा शरीर गतिमान होता है और अचानक जब ब्रेक लग जाता है तो कारण ये होता है कि ब्रेक लग जाने के कारण जो आपका निचला हिस्सा है वो बस के संपर्क मतलब सीट के संपर्क में होने के कारण ब्रेक लगने पर रुक जाता है, जबकि शरीर का ऊपरी भाग जो है वो गति के स्थिति में ही रहता है। तो इसलिए वो गति करते हुए आगे की ओर बढ़ता है और इस प्रकार से हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है। यदि मान लीजिए बस अचानक चलता है और हम विरामावस्था में सीट पर बैठे रहते हैं तो वो भी होता है कि हम पूरी शरीर हमारा स्थिर एक जगह पे स्थिर बनी होती है। अचानक जब निचला हिस्सा चलता है तो हमारा शरीर पीछे की ओर झुक जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि पैर में ठोकर लगने पर आगे की ओर हम क्यों गिर जाते हैं, तो इसका भी कार्य होगा। ये गति का जड़त्व का नियम है और इसी के कारण ये होता है। अब हम देखते हैं इसके आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों। इस प्रकार यहाँ से भी प्रश्न कई बार यूपी पीसीएस और आईएएस में प्रश्न पूछे गए हैं कि सड़क की अपेक्षा अगर जो हम बर्फ में चलते हैं तो हमें कठिनाई होती है, ऐसा क्यों? तो हम आपको बता दें कि सड़क जो होता है आपका सड़क खुरदुरा होता है। इस प्रकार ये सड़क खुरदुरा, इसीलिए सड़क को गिट्टी से बनाया जाता है, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों से बनाया जाता है। अब जब इस पर हम चलते हैं तो ये खुरदुरा होने के कारण हमारे पैर और इस सड़क के बीच में घर्षण बल लगता है, और अगर जो ये बर्फ हो जाता है तो बर्फ होने के कारण ये सतह चिकना हो जाता है। तो जब इस पर हम चलते हैं तो हमारा पैर फिसलने लगता है, इसलिए हमें सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। इसका मेन कारण है घर्षण बल का कम लगना। आप परीक्षा में जब भी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि ये घर्षण बल के कारण। घर्षण बल मतलब ऐसे होता है कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो सड़क खुरदुरा होता है और हमारा जो पैर है उस पर जब हम रखते हैं तो अपने पैर से सड़क को पीछे की ओर धकेलते हैं, धक्का देते हैं। इस प्रकार हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और जब वही सतह चिकना हो जाता है तो जब हम उसको पीछे की ओर ढकेलने का प्रयास करेंगे तो हमारा पैर उस पर फिसलने लगेगा। तो अगर जो इस प्रकार से कहीं किसी भी प्रकार से प्रश्न बनता है
जहाँ पर सतह पर चलना, चाहे टाइल हो चाहे बर्फ हो, किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न बनता है तो उसका मेन कारण होता है घर्षण बल। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और हम वीडियो के अंत में एक प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे, जिसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम देखते हैं, आप इससे पहले अध्ययन किए जो कि वॉशिंग मशीन के बारे में अध्ययन किए, तो आपसे हमारा एक प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन को हिंदी में क्या कहते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप अपने मित्रों को भी शेयर करें और आप भी अधिक से अधिक अध्ययन करें इसका। थैंक्स।